नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश का स्पेशल डिबेट शो स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप, और आज बात करेंगे फिर निकला जिन्ना का जिन। भारत की राजनीति में राष्ट्रवाद की गूंज एक बार फिर तेज हो गई है, और ये गूंज आई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आवाज में। गोरखपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में निकाली गई एकता यात्रा के दौरान सीएम योगी ने कहा, अब भारत में कोई जिन्ना पैदा नहीं होगा, अगर हुआ तो उसे दफन करना होगा। और इसी मंच से उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया, प्रदेश के हर स्कूल में अब वंदे मातरम गान अनिवार्य होगा, यानी वंदे मातरम गाना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, राष्ट्र के आगे कोई नहीं, और राष्ट्र विरोध की राजनीति को अब जगह नहीं। लेकिन ये सिर्फ मंच से दिया गया भाषण नहीं है, इसमें छुपा है एक बड़ा राजनीतिक एजेंडा भी। क्योंकि एक तरफ बिहार चुनाव अपने चरम पर है, दूसरी तरफ यूपी 2027 की राजनीतिक नींव अभी से तैयार कर रहा है। योगी ने सरदार पटेल को आधुनिक भारत का शिल्पकार बताया, और यही वो मुद्दा है जिस पर बीजेपी कांग्रेस को लंबे समय से चुनौती दे भी रही है। पटेल की विरासत पर राजनीतिक स्वामित्व की लड़ाई हमेशा से गर्म रही। वंदे मातरम की अनिवार्यता को लेकर बीजेपी इसे राष्ट्र गौरव, राष्ट्रीय चरित्र और संस्कारों से जोड़ती है। सरकार का तर्क है, देशभक्ति सिखाना अपराध नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है। जब बच्चे वंदे मातरम और राष्ट्रगान के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो उनके भीतर एकता, अनुशासन, सम्मान और राष्ट्रीय कर्तव्य बोध विकसित होता है। बीजेपी का संदेश राष्ट्र प्रेम किसी पार्टी की जागीर नहीं, लेकिन देश का सम्मान हर नागरिक की प्राथमिकता होनी चाहिए। हालांकि सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या देशभक्ति को अनिवार्य करके लागू किया जाएगा, और यदि कोई असहमत हो, यानी इस गीत को गायन के लिए कोई असहमत हो, तो क्या वो देशद्रोही कहलाएगा? यही वो राजनीतिक बहस है जो आने वाले महीनों में भी गूंजती रहेगी। तो आइए इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। हम उन कारणों को ढूंढें जो समाज को बांटने वाले हैं। ये जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा ना होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। इसके लिए भारत के हर नागरिक को खड़ा होना होगा। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुद्दे को लेकर के हमें चर्चा पर चर्चा का हिस्सा इसको बनाना चाहिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अब ये केवल लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे, हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागरूक हो सके। वंदे मातरम हमारा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण गीत है, देश की आजादी के समय का सबसे महत्वपूर्ण गीत, और सभी उसका सम्मान करते हैं, सभी गाते हैं। कांग्रेस पार्टी के जब भी कोई इसी कार्यक्रम की शुरुआत होती वंदे मातरम से होती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी हर एक गीत को इंटेंशनली समाज में ध्रुवीकरण, समाज बटे, इसके लिए थोपने की कोशिश करते हैं। और जो लोग खुद बांटने की बात कर रहे हैं, जो खुद जिन्ना के तरीके के कृत्य कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जिन्ना न पैदा हो। बांटने वाले लोगों के अंदर जिन्ना है, जो जाति धर्म देखकर बांटने का काम करते हैं, जो कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, उनके अंदर जिन्ना है। उनको तो लालकृष्ण आडवाणी जी से पूछना चाहिए कि आखिर जिन्ना की मजार पे क्यों गए थे। कांग्रेस का तो कोई नेता नहीं गया। वंदे मातरम का पिछले 150 साल से मुसलमान विरोध करते हैं, और इसलिए करते हैं कि उसमें इस्लाम के खिलाफ बात है कि हम किसी और चीज़ की अल्लाह के अलावा इबादत नहीं कर सकते। वहाँ पे ज़मीन की पूजा की जा रही है। अगर हम किसी और की पूजा करते हैं तो अल्लाह की वैदानियत में हम शरीक करते हैं किसी और ज़ात को, जो हमारे कुरान पाक में सख्ती से मना किया गया है। अल्लाह ने सबको पैदा करा, अल्लाह ने तमाम चीज़ें बनाई, लेकिन सबसे बड़ा अशरफुल मखलूक़ात इंसान को बनाया है, और ये हुक्म दिया है कि बाकी तमाम चीज़ें जो दुनिया में बनाई गई हैं, हवा में, आसमानों में, समंदरों में बनाई गई हैं, वो इंसान की ज़िंदगी को असिस्ट करने के लिए बनाई हैं। इसलिए हम पूजा नहीं कर सकते।
अगर वंदे मातरम में ज़मीन की पूजा है तो हमारी मजबूरी है, और अगर पूजा नहीं है तो हम 1000 बार पढ़ सकते हैं। आज तक किसी मुसलमान ने जनगण मन की तो विरोध नहीं करा। वंदे मातरम को देशभक्ति से क्यों जोड़ा जा रहा है? अरे मुसलमान तो अपने देश के लिए, अपनी मादर वतन के लिए अपनी सब कुछ कुर्बान कर सकता है, तन मन धन कुर्बान कर सकता है, हम अपनी जान दे सकते हैं। इसको वंदे मातरम कोई ऐसी यार्ड स्टिक नहीं है कि आप जो पढ़ेगा वही देशभक्त होगा। तो एतराज फिर किस बात का है? सवाल तो यही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना का जिक्र किया और वंदे मातरम का जिक्र किया, और जिन्ना जैसी मानसिकता रखने वालों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, अब तक ऐसा इतने प्रखर तरीके से, इतने आक्रामक तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा, अभी तक किसी नेता ने इस तरह की बात नहीं कही। और उन्होंने जो कहा, उनका लहजा, उनका बात करने का आक्रामक अंदाज स्पष्ट था कि वो जब भी जो भी कहते हैं वो हमने बुलडोजर भी देखा है और तमाम चीजें भी देखी। खैर, लेकिन वो राजनीतिक तरीके से दफन करने की बात हो रही थी, इसको हम किसी और क्राइम या किसी और चीज से जोड़कर ना देखें। लेकिन सवाल ये भी है कि जिन्ना का जिक्र करने वाले लोगों की जो बात हो रही है, वंदे मातरम की जो बात हो रही है, आपको पता है कि संपूर्ण वंदे मातरम का गान अब हम 2025 में सुन रहे हैं। इससे पहले सिर्फ 2 छंद ही शामिल किए गए थे वंदे मातरम के, बाकी 3 को चलता कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जिन्ना नहीं चाहते थे। और ये कब हुआ था? कांग्रेस शासनकाल में, नेहरू जी। और आज जब ये सारी बातें हो रही हैं, समाजवादी पार्टी जिनके प्रवक्ता महोदय की, आप स्टेशन साहब की आप बातें सुन रहे थे, उन्होंने जो कहा, आप दरगाह जाते हैं, जाते भी होंगे, नहीं भी जाते होंगे, जो समुदाय से होंगे वो जाते होंगे, जो हिंदू धर्म से होंगे जाते होंगे, आप अपने इष्ट देव की चौखट को चूमते हैं, दरगाह पर भी ऐसा होता है। वहां पर जिससे दरगाह धुलती है उस पानी का भी ये लोग हिंदुओं में धोख किया जाता है, ये कुछ और करते हैं। जब उस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस चौखट को आप चूम सकते हैं, तो वंदे मातरम जिसमें अगर माँ भारत की धरती की बात हो रही है, उससे दिक्कत क्या है? खैर, अपना अपना तर्क हो सकता है। आइए उनके तर्क जान लेते हैं, उनका क्या सोचना है इस पर। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करा देती हूँ। प्रमोद मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ प्रमोद जी। अशोक यादव जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। डॉक्टर HN उपाध्याय जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम करती हूँ सर। सबसे पहले अशोक यादव जी, सीधा और सिंपल सवाल मेरा यही है कि आपत्ति किस बात की और क्यों? उत्तर प्रदेश में देखेंगे, अभी प्रतापगढ़ में गांजा की बहुत बड़ी खपत बरामद हुई है, 2 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। अभी भास्कर इन्वेस्टिगेशन में सिद्धार्थ नगर में चिल्हिया पुलिस थाने में पुलिस 5-5 हजार रुपए लेकर के लोगों को छोड़ रही थी। इस तरह की, अच्छा एक और खबर मैं आपको बता दूं, आप कहेंगे ये सब खबर क्यों पढ़ रहे हैं? अभी इंडियन एक्सप्रेस में आज खबर छपी है, जल जीवन ग्राफ्ट क्रैकडाउन एक्शन अगेंस्ट ऑफिशियल्स 15 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मेनली फ्रॉम यूपी। यूपी टॉप द लिस्ट इन कंप्लेंट रिसीव्ड विद 14,264 ओवर 85% ऑफ टोटल। मतलब जल जीवन मिशन में पूरे हिंदुस्तान में जितना करप्शन हो रहा है ना मैडम, 85% यूपी में हो रहा है। ये इंडियन एक्सप्रेस खबर। ये सारी खबरें खबर न बन पाए, इसलिए जिन्ना को जाकर के जगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, योगी जी, वो इसी में उनको PhD और उसके ऊपर भी अगर कोई डिग्री होगी तो इसी सब विषयों में वो PhD डिग्री होल्डर है। अब बिहार का चुनाव है, कल फाइनल उसका वोटिंग है, और यूपी का चुनाव आने वाला है। तो ये क्या करें? जिन्ना उठ जाओ, कब्र से उठो जिन्ना, चलो यूपी में, जिन्ना उठो चलो बिहार में, तुम्हारी बड़ी जरूरत है। अगर वो उस चीज को मुद्दा बना रहे हैं तो उसे मुद्दा बनने क्यों दे रहे हैं? नहीं, बिना मतलब का मुद्दा बना रहे हैं तो बिना मतलब का मुद्दा को जनता ऐसे बिना मतलब के लिए छोड़ देती है, उसका कोई इशू ही नहीं। आप ये बताइए, एक कहावत है, वंदे मातरम का विरोध जो कर रहे हैं वो आपके लिए इशू नहीं है? पारुल जी, एक कहावत है, मुहावरा उसको कहते हैं कि चोर मचाए शोर। तो चोर मचाए शोर को अगर आप गूगल करेंगी तो जानती क्या आएगा? मैं देख रहा था कि दोषी व्यक्ति द्वारा अपने बचाव के लिए हंगामा करना। सिंपल एंड सोबर सवाल पूछा मैंने आपसे। अरे ठीक, मैं बता रहा हूं का विरोध क्यों? अरे वही मैं बता रहा हूँ, चोर मचाए शोर। चोर इसलिए शोर मचाता है कि अपने आप को, चाहिए था ना, आपकी भाषा में ही जवाब देते थे चोर मचाए शोर। इतना लंबा चिट्ठा उन्होंने क्यों सुना दिया फिर?
अरे मैडम सुनिए, देखिए ये इतिहास तो आप खंगालिए, आरएसएस का इतिहास, मैं अभी भाजपा का प्रेजेंट इतिहास, में और इतिहास दोनों पर ही बात कर रही हूँ और आपसे मैं पूछ रही क्यों कह रहा हूँ हूं? कि क्यों विरोध देखिए, है मैं इस क्यों बात कह का, रहा हूं? वंदे मातरम से क्यों दिक्कत है आपकी पार्टी को? अरे वही तो बता रहा हूँ, आप सुनिए तो, चोर मचाए शोर। 3 मिनट से आप बोल रहे हैं और ये चोर मचाए शोर ही बोल रहे हैं। हाँ हाँ भाई, इसलिए बोल रहा हूँ कि हाँ। जो लोग आजादी के आंदोलन में जिनका इतिहास बड़ा स्याह रहा है, बड़ा काला इतिहास रहा है, ये आजादी के दौरान जब मुसलमान समाज, हिंदू समाज, सिख समाज, तमाम जो समाज के अशोक लोगों जी, ने जब शहादतें दे रहे थे, वंदे तो ये लोग मातरम को अंग्रेजों क्यों की क्लैप दलाली किया कर रहे थे। बीजेपी ने? आज जिन्ना से ये क्यों वंदे कनेक्ट किया मातरम- बीजेपी ने? नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, ये हाँ, तो जो वही तो मैं है पूछ रही अपने हूँ जो कि आप अपने जो विरोध क्यों काला कर रहे हैं? इतिहास है, जिन्ना ने पारुल जी। विरोध किया, बड़ी मुश्किल से 2 छंद शामिल कर पाए वंदे मातरम के। आज 2025 में हम उसको संपूर्ण उसको गा पाते, उसका गायन कर पाते हैं। इस बारे में बात नहीं करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, तो वही तो बिल्कुल पूछ रही हूँ करेंगे। आपसे, विरोध किस और बात का है? बात देखिए, बात होनी चाहिए, बात इतिहास पर भी होना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास से खोज के लाया गया है। इतिहास में जिन्ना का जिक्र किया गया है, तो बिना इतिहास में गए इसका जवाब विरोध आप खोजेंगे वर्तमान में तो नहीं ST हसन मिलेगा। साहब को क्या दिक्कत है? अरे वही तो मैं बता रहा हूँ, देश की दिक्कत मैं बता रहा हूँ, आप देश सुनिए की नहीं। धरती पर अगर चरण स्पर्श कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, देखिए, या उनका पक्ष लेना आपकी मजबूरी हो रही है? नहीं मजबूरी किसी का पक्ष लेना नहीं है, मजबूरी ये है तो क्यों कि विरोध अब है? मैं तो इतिहास सिंपल में- पूछ रही हूँ और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बता रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार नहीं है आप। यस या नो में हर सवाल आप के चोर जवाब yes या मचाए no नहीं शोर को होता है। पता नहीं कितनी बार दोहरा चुके हैं, अब आ जाइए, जवाब देना हो आपको तो। हाँ मैं जवाब ही दे रहा हूँ। देखिए, जब इतिहास से खोज करके, इतिहास के कब्र से खोद के जिन्ना को जब जगाया जा रहा है, तो इतिहास में जाकर ही इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है कि इतिहास में ये लिखित है कि जब ये आज ST जो हसन फर्जी साहब के राष्ट्र- बचपने में जाएं हम, कि तब वो क्या आपकी सोचते थे इच्छा- और अब क्या सोचते? कैसी बातें कर रहे हैं अशोक यादव जी? नहीं, जवाब आपकी नहीं है इच्छा, आपके आप पास। बचपन- अरे आपके पास टाइम मशीन है, आज आप आपकी टाइम मशीन पार्टी में का बैठिए। स्टैंड क्या है, मैं उस पर बात कर रही हूँ ना। अगर हमारी योगी पार्टी आदित्यनाथ ने ये बात छेड़ दी है तो आपकी दुखती नब्ज पे हाथ रख दिया है क्या? ना कुछ नहीं। अरे फिर तो क्यों नहीं जवाब दे पा रहे? ST हसन साहब को क्या दिक्कत है? मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार स्टेट स्पॉन्सर्ड जो करप्शन का अरे इतना यार, भयंकर अशोक जी। चरम चल रहा है, ये सारी चीजों आप पर आज इस पर्दा पर बात डाली है। नहीं करना चाहते और ये मेरे दर्शक सारी भी बहुत चीजों अच्छे से पर समझ रहे हैं पारुल जी- समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बात करना। आप बोलेंगे और अगर आप विरोध में बोलेंगे तो ST हसन साहब और उनकी कौम को दिक्कत हो जाएगी, और अगर नहीं बोलेंगे आप तो विरोध- अरे भाई। राष्ट्रहित, राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रविद्रोही, है ना, समझ सकती हूँ। आप आ गई, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी अब। ठीक है, मैं कांग्रेस की तरफ रुख कर लेती हूँ। आपका क्या स्टैंड है सर? HN उपाध्याय जी, डॉक्टर साहब कहिए। देखिए पारुल जी, आप जो बात कर रही हैं, हमेशा से वंदे मातरम का हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गायन किया और फांसी के फंदे पर झूले, जेल में गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पितृ संस्था जो है RSS है या हिंदू महासभा है, इनका कोई भी एक नेता वंदे मातरम का गीत गाकर न फांसी पर गया न जेल गया। और ये वंदे मातरम के बहुत बड़े जो है पैरवीकार बने हुए हैं। ये सब राजनीति है, जैसा कि अशोक जी ने कहा है। जब चुनाव आता है तो वंदे मातरम, 3 तलाक और जो है ये सब बहु विवाह पर निषेध, ये सब तमाम हाँ, तो ये सबको पता है ना, वो उनकी स्ट्रेट पॉलिसी है, वो उनकी स्ट्रेट पॉलिसी है। आप क्यों फंस जाते हैं उसमें? तो हम कहाँ फंस रहे हैं? हाँ, तो फंस गए ना आप बातें नहीं कर पा रहे हैं उस तो पर। आप तो जानिए ना, क्या ये पॉलिसी जो है देश की एकता और नेहरू जी अखंडता ने के लिए जिन्ना अच्छी के है? कहने पर संपूर्ण वंदे मातरम को छोटा नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? था कि नहीं था? जिन्ना के कहने या किसी कहने, जिन्ना के कहने से तो आपने हिस्ट्री भारत का अभी कर लीजिए गूगल, अभी कर लीजिए गूगल, अभी कर लीजिए। तमाम हिस्ट्री की बुक्स आपको मिल जाएंगी गूगल पे भी। मैं बुक्स की बात कर रही हूँ, मैं गूगल बाबा की बात नहीं कर रही हूँ। इसलिए एक्सेप्ट कीजिए जो सत्य है। ठीक है प्रमोद जी, ये कहां से क्यों निकाला गया है ये जिन्ना का जिन्न? प्रमोद जी, बिहार के चुनाव से पहले ये चीजें याद की जा रही हैं ताकि ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन हो सके, ऐसा है क्या? या 2027 की पिक्चर अभी यहां से तैयार हो रही है? RSS ने और जो है वो हटाया, किसी कहने से ओके, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। आपका वॉइस बीच में डिस्ट्रैक्ट हुआ था, इसलिए मुझे प्रमोद जी के पास जाना पड़ा। लौट रही हूँ। कहिए प्रमोद जी, क्यों आया जिन्ना का जिन्न बाहर? सीधा सवाल है और पूछा यही जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले और 2027 से पहले, यूपी से पहले, यूपी इलेक्शन से पहले, ये क्यों नैरेटिव सेट किया जा रहा है, क्यों एजेंडा बनाया जा रहा है? जी प्रभु कहिए।
जी नमस्ते पारुल जी और नमस्ते अशोक जी उपाध्याय जी। अच्छा 150वीं जयंती कब मनाई जा रही है? अभी राष्ट्रीय मुद्दे क्या इसलिए छोड़े जाएं कि बिहार चुनाव है? हर 6 महीने पे जाने वाला 6 महीने पर चुनाव में जाने वाला देश, किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं जी। तो क्या किया जाए? राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस नहीं हो? 150वीं वर्षगांठ की बात हो रही है तो वो मनाना नहीं चाहिए? सरदार पटेल के जन्म जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो इसलिए छोड़ दिए जाएं कि बिहार में चुनाव हो रहा है और कल अंतिम दौर का चुनाव है। नहीं तो आप सीधा दफन करने की बातें कर रहे हैं ना मुख्यमंत्री? नहीं, क्यों नहीं दफन क्यों नहीं दफन होने चाहिए? क्यों नहीं? आपने इतना लंबा पारुल जी मैं अभी तुरंत आपका जवाब दे ओके प्लीज कंटिन्यू। अभी इतने लंबे आपने प्रश्न पूछे दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से जी। एक बार भी ये क्या वंदे मातरम के विषय पर टिके? एक बार भी नहीं। कोई डिजिटल रिप्लाई आया? नहीं आया। आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? स्पष्ट है। अब मैं आता हूं वंदे मातरम क्या अभी इनके जो प्रवक्ता हसन साहब बोल रहे थे या आज के अखबार में भी प्रकाशित है वे सांसद बर्क साहब का उल्लेख किया गया है उनके वक्तव्य क्या। और अभी वो बोल रहे थे कि हम वंदे मातरम इसलिए नहीं कर सकते। तो AR रहमान कौन है? वो मुस्लिम नहीं है? वंदे मातरम मां तुझे सलाम ये गीत किसने डायरेक्ट किया? APJ अब्दुल कलाम क्या कहते थे? बिहार के हमारे राज्यपाल क्या कहते? मैं आपको बताता हूं। जब 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ की अपनी सभा में जिन्ना ने वंदे मातरम का वो गीत जिसके आधार पर पूरी की पूरी पूरा का पूरा स्वतंत्र समर चलता रहा, जिसके आधार पर लोग फांसियों पर झूल गए वंदे मातरम कहते कहते। वैसे मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, जो उपाध्याय जी कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग फांसी पे झूल गए, कांग्रेस का एक नेता बताएं जो फांसी पे झूल गया, और खासकर गांधी परिवार से तो कोई भी नहीं था। और अशोक जी अभी बता रहे थे कि अपने भावावेश में आकर के RSS तक पहुंच गए। मुलायम सिंह स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किए थे क्या? समाजवादी पार्टी का कौन था उस समय? तो कह देंगे कि उस समय तो समाजवादी पार्टी थी ही नहीं। सावरकर को किसका मानते हैं आप? संघ का मानते हैं? और सावरकर के अलावा पूरे देश के स्वतंत्र समर के इतिहास में और आज तक के इतिहास में 2-2 बार उम्र कैद में किसको मिली? कोई ऐसा नेता बताए। मैं चुनौती देता हूं, नहीं बता पाएंगे। अब मैं आता हूं फिर से 15 अक्टूबर 1937 में लखनऊ की सभा में जिन्ना ने पहली बार कहा कि वंदे मातरम को उसने सांप्रदायिक बता दिया, जिन्ना ने। उसके 7 दिन के बाद इनके सर्वोच्च नेता नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। और उसके बाद कलकत्ता की बैठक में उन्होंने छंद निकालने का प्रस्ताव रख दिया और निकाल दिया। उसके बाद 11 अगस्त 1947 को ये जिन्ना जी की जो सोच है, तो वंदे मातरम हमारे लिए तो भारत माता हमेशा पूजनीय रही है। हमारी स्पष्ट लाइन है, हमारा ये स्पष्ट लाइन है। भक्ति के लिए था, देश को मानने वाले, जो देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हैं, उनके लिए था, या फिर ये राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश थी? सर देश के लिए सीधा एक मंत्र है, एक ही मात्र मंत्र था कि वंदे मातरम मतलब मां, मेरी मातृभूमि, हिमाचल आसे तू हिमाचल, कश्मीर से कन्याकुमारी से कच्छ से कामरूप तक, यह भूखंड जिनके लिए देश होगा, हमारे लिए ये राष्ट्र है, हमारे लिए ये मातृभूमि है, हमारे लिए ये, हम उसके लिए जान दे देंगे। ठीक है, हम उसके वंदे मातरम हमारे लिए एकमात्र सूत्र है। और यही हम कहते हैं, व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा राष्ट्र। ट्रैक चेंज हो गया अब इलेक्शन में आने वाले समय में। अब से बड़ा कुछ नहीं, देश हित, राष्ट्र हित पर आगे हम एजेंडा सेट होता हुआ, नैरेटिव सेट होता हुआ देखेंगे। क्लियर पिक्चर है ना प्रमोद जी? मुद्दे बाकी सब खत्म। राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवाद जो होगा उसमें तो सारे विषय ही आएंगे। राष्ट्र किसी एक विषय को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकता। राष्ट्र तो समग्रता में आगे बढ़ेगा। लेकिन वंदे मातरम तो भारत माता की स्तुति का प्रश्न है ना। और जो अपनी माँ के प्रति लगाव नहीं रख सकता, जो अपने राष्ट्र के प्रति लगाव नहीं रख सकता, वो समग्र विकास की बात सोच भी कैसे सकता है? वो तो सिर्फ परिवार के विकास की बात करेगा। फिर आ गए यादव जी के पास। पारंपरिक रूप से
हाँ ठीक है सर। अशोक हमने यादव इतने आप देश अपनी में बात इतने कर लीजिए, चुनाव फिर हुए। वो परिवार अरुण जी, इन्वॉल्व बस कर 10 दिया है। सेकंड। अरुण जी, बहुत 10 शॉर्ट में सेकंड। सर, अब एक समय नहीं है मेरे पास। एक भी ऐसा चुनाव बताइए जहां पर हमने इस विषय को छोड़ा हो। हम ओके। तो थे तब भी नहीं मैंने छोड़े। तो शुरू में कहा ना, आपकी तो लाइन सेट है। मैंने तो अभी हाँ, यही हमारी कहा लाइन सेट कि है। आप तब से लेकर अब तक भटके ही नहीं कहीं। ठीक है अशोक यादव जी। पारुल जी, मुझे बड़ा हंसी भी आ रही थी। हमारे प्रमोद भाई कह रहे हैं राष्ट्र के लिए, देश के लिए जान दे देंगे। अरे भैया, जब जान देने का वक्त था 27 सितंबर 1925 जब से आरएसएस का गठन हुआ, तब से लेकर के मोहन भागवत, केशव बल्लाम हेडगेवार 10 महीने के लिए मात्र जेल में थे। वो भी अंग्रेजों के खिलाफ भाषण देने का, आंदोलन में भाग नहीं लिया था। जब जान देने का वक्त था तब अंग्रेजों की दलाली किया जा रहा है। 1933 में नेहरू जी आज जान दे देंगे। माफी मांग करके बाहर निकले थे। अशोक जी, आप आज जान दे देंगे। सुनिए, ऐसा है। मुलायम सिंह का इतिहास बताइए। जब जान देने का वक्त था, जान देने का वक्त था। अशोक जी, आपने जान दिया क्या? प्रमोद जी, जान लिया तब तो था। प्रमोद जी, अरे भाई रुकिए। इसलिए नहीं बोला। कोई फायदा नहीं होगा इससे, कोई फायदा नहीं। इससे कोई फायदा नहीं। समाजवादी पार्टी का कौन व्यक्ति आंदोलन में था? इससे कोई फायदा नहीं। ये बताइए कि समाजवादी सपा के लोग 27 कौन से सितंबर आंदोलन में थे? आप 27 बोलने का भी सितंबर अधिकार नहीं हुआ, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है प्रमोद जी, काम डाउन। रुक जाइए प्लीज सर। लिमिटेड टाइम है, 1-1 मिनट सभी को दे देती हूँ। सभी अपनी अपनी बात रख ले और 1 मिनट से ज्यादा मत बोलिएगा प्लीज। ओके प्रमोद जी, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, वो अपनी बात कह ले, उसके बाद आप कह लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए यादव जी, उसके बाद में डॉक्टर साहब आपके पास आ रही कहें। मैंने दुखती रग पे हाथ रख दिया तो थोड़ा दिक्कत तो होगी। दुखती रग पे हाथ रखने पे दिक्कत होती है, छटपटाहट होती है। तो इसीलिए मैंने हाथ रखा कि जब जान देने का वक्त था तब तो दलाली की जा रही थी अंग्रेजों की, और जब जान देने का वक्त था तब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाइयों ने जान दी, और उसी मुसलमान समाज को आज देशद्रोही बताया जा रहा है। ये देखिए, जिन्ना, पाकिस्तान, मुसलमान, ये 3-4 वर्ड पे अगर बैन लग जाए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मुसलमान समुदाय को मुसलमान कहां से आ गया अशोक जी इसके बीच में? पूरी कौम को क्यों कनेक्ट करते हैं? एक अपराधी, एक आतंकवादी, एक क्रिमिनल, उसकी कोई कौम होनी चाहिए, जात होनी चाहिए, क्यों आप इस चीज को कनेक्ट करते हैं पूरे समुदाय से? पारुल जी, ये तो वही बात हो गई। प्लीज प्रमोद जी, आई एम कमिंग बैक। प्रमोद जी कमिंग बैक। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। 1-1 मिनट में सभी को दूंगी। प्लीज टाइम अपना अपने पास रखिए, मुझे बोलने की जरूरत ही ना पड़े। अशोक जी कंप्लीट कीजिए जल्दी से। पारुल जी, मैंने यही कहा कि अगर जिन्ना, पाकिस्तान, मुसलमान, ये 3-4 चीजों को अगर बैन कर दिया जाए तो भाजपा का मतलब इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। और दूसरी बात मैं लास्ट करना चाहूंगा, 1942 जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के यही हिंदू महासभा सरकार बना रही थी। हो गया सर, आपका टाइम हो गया। बाकी मेहमानों को भी थोड़ा समय मिल जाए। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज अपनी बारी पर बहुत समय है अभी मेरे पास, रुक जाइए डॉक्टर साहब। हाँ देखिए पारुल जी, आप जो हमारे प्रमोद बड़े भाई कह रहे थे गांधी परिवार, नेहरू परिवार के लिए, तो उस समय आजादी के आंदोलन में उस परिवार का कोई भी जीवित सदस्य ऐसा नहीं बचा था जो जेल न गया हो। वो जेल में सूद पढ़कर 50 लाख का गया नहीं था अभी बता। और 11 साल लगभग जो है नेहरू जी जेल रहे, लेकिन माफी नहीं मांगी कभी उन्होंने, जिस तरह से इनके नेताओं ने माफी मांगी। और जब तो वंदे मातरम के मामले में जिन्ना के सामने क्यों झुके? चाल थी। अरे सुनिए पारुल जी, अब ये आप कहेंगी, एक हम लोग प्रार्थना स्कूलों में पहले जाते थे कि जिस जाति धर्म में जन्म लिया उस पर मर मिट जाए। अब जाति को हटा दिया गया, जिस देश विश्व में जन्म लिया उस पर मर मिट जाए। तो ये तो सुधारात्मक प्रक्रिया, अगर किसी को कहीं लगता है कि इससे जो एकता और अखंडता को हमको कुछ होता है तो उस पर आदमी समझौता करता है। और ठीक है, दूसरी बात आप बताइए, ये जो प्रमोद जी कह रहे थे कि इनके एक भी आरएसएस और इसके नेता जो सरकार चोरा वर्दी के साथ मिलकर बनाई थी, हजारों हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला था। ओके प्रमोद जी, कौन से उसका जवाब देंगे? मैं तो सिंपल आप लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाह रही थी कि वंदे मातरम से दिक्कत किसी को क्यों है? आपका वोट बैंक इजाजत नहीं दे रहा है, आपको राष्ट्रभक्ति उतनी आपके
सराबोर नहीं है। ठीक है प्रमोद जी, प्लीज गिव द आंसर। ओके ओके, वो आपके बीच में नहीं बोले, अब लास्ट हम क्लोजिंग पॉइंट पर हैं। कई क्लोजिंग पॉइंट पे आते हैं। उपाध्याय जी ने कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति बताइए जो कांग्रेस परिवार से जो जीवित रहा हो ना हो लेकिन जेल में ना रहा हो। मोतीलाल नेहरू के केसेस किसके लड़ते थे? अंग्रेजों का रिप्रेजेंटेशन करते थे। नाभा जेल में एक मिनट उपाध्याय जी, नाभा जेल से माफी किसने मांगी नेहरू जी के लिए? मोतीलाल नेहरू ने मांगी कि यहाँ पर मच्छर काटते हैं। और आगा खां पैलेस में बैठते थे और लेटर टू द डॉटर लिखते थे, और यहाँ पर बाकी कुछ जो क्रांतिकारी थे उनको 6x6 के कमरे में काल कोठरियों में बैठाया जाता था। अगर इतिहास खोलेंगे ना तो ऐसा खुलेगा उपाध्याय जी कि सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अब आते हैं अशोक जी की बात पे, जो अशोक जी कह रहे हैं, अशोक जी कह रहे थे कि समय इतना ही इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक करारा प्रहार और करारा बयान, जिस पर उन्होंने प्रखर होकर कहा कि जिन्ना की मानसिकता रखने वाले लोग, यानी जो राजनीति में जातियों में भी बांट रहे हैं, लोगों को समुदायों में बांट रहे हैं, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उनकी तरफ निशाना था। तो इसलिए कहा गया फिर निकला जिन्ना का जिन्न, क्योंकि जिन्ना की बात भी इसी से जोड़कर देखी गई थी।